हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका 4 PM और न्यूज टाइम के मंच पर। हम आपके सामने वो कार्यक्रम लेकर आते हैं जो तथ्यात्मक होते हैं और जो आपको उद्वेलित भी करते हैं। आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है पंडित नेहरू। हमने पंडित नेहरू जी से ये गुजारिश की है कि आप क्यों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आज के नरेंद्र मोदी जी को इतना परेशान करते हैं। आप छोड़ क्यों नहीं देते उनको? बहुत याद करते हैं आपको वो। कभी किसी संसद के अपने भाषण में याद करते हैं, कभी बाहर किसी स्पीच में याद करते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने कभी भी किसी और प्रधानमंत्री को इतना याद नहीं किया जितना वो नेहरू जी को याद करते हैं। तो प्रिय नेहरू जी, आप छोड़ दो ना उनका पीछा। क्यों उनके पीछे पड़े हो आप? मोदी जी बार बार आपका नाम लेते हैं तो आप मोदी जी को क्यों परेशान क्यों करते हो? मत करो ना। कभी तो वो कहते हैं कि गोवा में अगर आपने पहले थोड़ा कुछ डिसीजन लिया होता तो गोवा 15 साल गुलाम नहीं रहता था। क्या पता। अब मोदी जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो पंडित जी, आपने 15 साल इंतजार क्यों किया जब आपको पता था कि बाद में मोदी जी परेशान हो जाएंगे आपसे और कहेंगे फिर 15 साल आपने डिले कर दिया? तो आपको नहीं करना चाहिए था ना, फटाफट काम कर लेते जैसे बाकी स्टेट्स का हो गया था। अब कई बार तो ऐसा होता है कि वो महंगाई के ऊपर आपकी, पंडित जी, लाल किले की जो भाषण था कि कोरिया में कुछ होता है तो महंगाई यहां बढ़ जाती है। अब आप समझते नहीं हो सकता है मोदी जी को कोरिया की लड़ाई ना याद रही हो कि कई साल चली थी तो उसका पूरी दुनिया के ऊपर असर हुआ था। कैसे असर हुआ था? जैसे रशिया यूक्रेन वॉर का असर हुआ है। महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी पूरी दुनिया में? तो अब हो सकता है कल को कोई दूसरा प्रधानमंत्री आके कहे कि मोदी जी ने कहा था जब कभी रशिया यूक्रेन में भी लड़ाई होती है तो महंगाई बढ़ जाती है। अब हो सकता है मोदी जी ने कोरिया की लड़ाई के बारे में ना पढ़ा हो, लेकिन वो भी बड़ी लड़ाई थी, कई साल चली थी और पूरी दुनिया में उसका असर हुआ था। वैसे ही जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर का हुआ। पर समझाए कौन? समझाना बड़ा मुश्किल है ना। अब 1950 में लियाकत और नेहरू जी का समझौता हुआ और मोदी जी को फिर शिकायत है, भाई आपने उस समझौते में सभी नागरिकों को शामिल क्यों नहीं किया? भाई पंडित जी, अगर आप शामिल कर लेते तो आज सुनना ना पड़ता ना। और सुनना, अब क्या करें, हमको सुनना पड़ता है यहां बैठ के। अब वो आपके बारे में बात करते हैं और आपने भी क्या परेशान करने का ठेका ले रखा है। आप ना कुछ ऐसे कर्म करते जिससे वो बात के लोग परेशान होते। अब बात के लोग, आई के गुजराल साहब तो परेशान नहीं हुए, देवगौड़ा साहब भी नहीं हुए, नरसिम्हा राव भी नहीं हुए, चरण सिंह, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर भी परेशान नहीं हुए। अटल जी थोड़े थोड़े परेशान हो गए थे कि 1962 में जब अक्साई चिन्ह हमारे साथ से चला गया तो वो थोड़े आलोचक बन गए थे, लेकिन पंडित जी से बड़ा प्यार था। उनको व्यक्तिगत अटैक नहीं करते थे, कभी उनका उपहास नहीं करते थे। क्योंकि पंडित जी ने ही पहली बार जब अटल जी की स्पीच सुनी थी लोकसभा में तो तभी आके कहा था कि नौजवान बहुत दूर तक जाओगे। दूर तक मतलब बाद में तो फिर वो प्रधानमंत्री बन गए थे। और कई बार तो मोदी जी इतने परेशान हो जाते हैं, पंडित जी मैं आपको क्या बताऊं, कि लोकसभा में भाषण में कहते हैं आज तो आपका ही नाम लूंगा, मैं बार बार लूंगा और आपको ही कोट करूंगा। तो हमारे कांग्रेस के दोस्त बैठ के उसके मजा लें आज। अब क्या कहूं मैं भी। पंडित जी, ना तो आपने ऐसे कर्म किए होते ना तो आज हमें देखना ना पड़ता ये। मोदी जी इतने परेशान हो जाते हैं। ना आपने 1962 की लड़ाई हारी होती,
ना अक्साई चिन्ह हारा होता, ना आज हमें सुनना पड़ता। और मोदी जी बार-बार आपको याद करते हैं फिर, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। याद कर कर के कहते हैं अक्साई चिन्ह चला गया, अक्साई चिन्ह चला गया। चला तो उसके बाद भी बहुत कुछ गया है हमारा भूमि का हिस्सा, लद्दाख के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में, पर अब उसकी कोई बात ही नहीं करता है। कहाँ से बात करेंगे साहब? उसकी बात आने वाले प्रधानमंत्री किया करेंगे। अभी तो मोदी जी कहते हैं कि 1 इंच भी कोई चाइना अंदर नहीं आया हमारी ज़मीन में। पता नहीं लड़ाई फिर किससे हुई है। खैर, आप तो ठेका ले रखा है पंडित जी आपने तो परेशान करने का। अब आप तो चले गए ऊपर, लेकिन बाद वाले सारे परेशान हो रहे हैं आज। सारी की सारी बीजेपी परेशान है, सारा का सारा आरएसएस परेशान है। कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ना जाने क्या-क्या होता है। अब आप बताओ, पंडित जी एक बात बताओ, क्या जरूरत पड़ी थी कि आप कार्टूनिस्ट को, जो आपके खिलाफ कार्टून बनाते थे या कुछ लेख लिखने वालों को, उनको आप बुला के चाय बुलाते थे, चाय पिलाते थे उनको आप तो, है ना? पिलाते थे ना? अब देखो, मोदी जी किसी को बुलाते नहीं हैं, चाय तो पिलाते नहीं, ना कार्टूनिस्ट को, ना लेख लिखने वाले को। पर आपने जो परंपरा शुरू की, बहुत बुरी की। उसकी वजह से मोदी जी को परेशानी होती है। अब चाय कहां से पिलाते हो? वो तो रेलगाड़ी में चाय पिलाते थे ना, आप बाद में चाय पिलाते थे। और दूसरी बात, पंडित जी आपने ना अपने कपड़े पेरिस से धुलवाए थे। पेरिस से इतने कपड़े आपने धुलवाए हैं, लंदन से कपड़े धुलवाए हैं कि परेशान हो गए हैं। अब क्या करें? अब यहां से, उस जमाने में तो क्या जहाज से कपड़े जाते होंगे, अब तो खैर बड़े महंगे जहाज है साहब के पास। अब तो कपड़े वगैरह पता नहीं कहां धुलवाते होंगे, ये तो पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही। पर आप परेशान बहुत करते हैं उनको, वो मतलब आपके बिना तो उनका गुजारा नहीं है पंडित जी। पंडित जी आपको याद कर करके मोदी जी, कोई सभा ऐसी नहीं है, कोई स्पीच ऐसी नहीं है, कोई ऐसा भाषण नहीं है जहां पर वो आपको याद ना करते हो। लाल किले से भी याद करते हैं। इतिहास आपके बिना पूरा नहीं होता पंडित जी। अब 17 साल आप प्रधानमंत्री रहे हो। अब मोदी जी तो भी 8 साल रहे हैं, अब इनको 8 साल और रहना है। 8 साल रहना है, पर मोदी जी ने तो कहा है कि 75 के बाद तो मार्गदर्शक मंडल में जाना है। ये खुद कहा है उन्होंने, और बाकी सबको भेज भी देते हैं। तो पंडित जी आपने 17 साल राज क्यों किया, आप बताओ? आपको पता था ना आपकी 17 साल की वजह से मोदी जी को परेशानी होगी, और उनको भी 17 साल राज करना पड़ेगा, और अपना किया वादा वहां से शायद वापस आना पड़ जाए, क्योंकि इन्होंने कहा था 75 के बाद कोई व्यक्ति सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना। अब 19 2025 में 24 का चुनाव होते ही उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा, ये उन्होंने खुद कहा है। अब आप ना 17 साल राज करते, ना ये फिर दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होते जो 17 साल क्रॉस करते। पंडित जी इतनी परेशानियां आपने पैदा की है ना, मैं बता नहीं सकता। आप तो चले गए ऊपर 1964 में, चाइना की लड़ाई लड़ने के बाद। सुना आपको बड़ा गम हो गया था, लेकिन हमारे पीछे जो आप छोड़ गए हो प्रॉब्लम, अपनी यादों को, वो जाती नहीं है। इंसान करे तो करे क्या? अब देखिए पंडित जी, आप तो, किसने आपको कहा आप तो इतने अमीर थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, फिर आपने जमीन पे उतर के ट्रेन में, बैलगाड़ी में, मोटर कार में, सब में चक्कर काटते थे हिंदुस्तान का, आम आदमी बन के। किसने कहा था आपको अमीरी छोड़ दो और नीचे आके काम करो? गारे में, मिट्टी में, गांव में, पीपल के नीचे, कहीं भी चले जाते थे आप। देखो, मोदी जी इसलिए परेशान हैं, अब वो रेलगाड़ी में नहीं जाते हैं, नहीं जाते थे, मैं बता रहा हूं आपको, रेलगाड़ी में वो नहीं जाते हैं, वो हवाई जहाज में जाते हैं। अब हवाई जहाज से ऊपर से जमीन कैसे लगती पता नहीं, लेकिन आप तो मिट्टी गारे में महात्मा गांधी के साथ पूरे भारत का भ्रमण करते रहते थे, और आप तो जेल भी गए थे। अब मुसीबत ये है कि आप जेल गए ना, वहां जाके आपने मेन मुसीबत पैदा की है। सुना है 9-10 साल से भी ज्यादा आपने जेल काटी है। अब ये परेशानी का कारण है कि नहीं है कि आपने जेल काटी वहां जाके? अब सवाल ये पैदा होता है कि आजकल के जमाने में तो इतनी कोई जेल काटता नहीं है, कोई जाता भी नहीं है। पर पंडित जी आपको जेल जाने की जरूरत क्या थी? अच्छा, जेल चले भी गए, आप बैठ के किताबें लिख रहे हैं वहां पर।
अरे आप सोचिए बाद वाले लोगों पर क्या असर होगा। किताबें लिख रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपने लिख डाली वहां, वो भी भारत एक खोज, जिसके ऊपर पूरी सीरीज बनी हुई है। पंडित जी मैंने सुना है आप बहुत सारे लोगों से मिलते थे। आप आपकी जो मुलाकात हुई है बहुत सारे, जैसे कि आइंस्टाइन से मुलाकात हुई, रोमियो रोलन से मुलाकात हुई, रविंद्रनाथ टैगोर से भी आपकी मुलाकात हुई, और दुनिया के बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हुई। क्या जरूरत थी आपको मिलने की? इतना बड़ा आपने बौद्धिक विकास कर लिया। आपको मालूम है कि आजकल के लोगों को तकलीफ हो जाती है कि वो आपके बौद्धिक विकास तक नहीं पहुंच पाते हैं। किसने कहा था आपको आइंस्टाइन से मिलने के लिए? फिर मैंने सुना उसके बाद आप एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर लिया था। आजादी के बाद आपको धुन चढ़ गई थी कि डैम बनाओ, वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशंस खोलो, इंजीनियर बनाओ, एमबीए बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ। सर किसके लिए बनाए? आजकल के लोगों के लिए मुसीबत पैदा हो गई है, मालूम है आपको। अब क्या करें? फिर आपने और किताबें लिख दी वहां बैठ के, वो एक सुना है लेटर्स टू द डॉटर, वो भी आपने लिख दिया। ऑटोबायोग्राफी लिख दी आपने, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिख दी। पंडित जी इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखने की आपको जरूरत क्या थी? आपको पता है कि आपके बाद जो बंदे आएंगे उनको किताबें लिखनी नहीं आती हैं। आपने इससे काम किए क्यों? जेल में बैठ के किताब लिख रहे हैं भारत एक खोज, और सारा उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान और दुनिया को शामिल कर लेते हैं, और उसके ऊपर शानदार फिल्में बन जाती हैं। आपको पता है बाद में कोई किताब नहीं लिख पाएगा तो फिल्म कहां से बनेगी? किसने कहा? आपकी वजह से मोदी जी परेशान हैं कि आप किताबें लिखते थे अंदर बैठ के। अब ये मुझे लगता है कि आप थोड़े से ना, आप वहां पर आपने ये अच्छा नहीं किया। ये एक तरह से कहा जाए तो आपने ना पूरा का पूरा बदला निकाला है। आप सोचते थे कि आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो ऐसे होंगे जो आपके साथ इक्वेट कर सकें। पंडित जी एक बात तो सही है कि नाराज तो आपसे अटल बिहारी वाजपेयी भी हो गए थे, खासतौर से 1962 के युद्ध के बाद। पर एक बात तो है, आप अटल बिहारी जी पंडित जी पे पर्सनल अटैक नहीं करते थे, उनके तो बहुत बड़े प्रशंसक थे वो। ये बात तो सही है। अभी यही वाजपेयी जी थे, जब पंडित जी का निधन हुआ था। पंडित जी आपके बारे में बात कर रहा हूं, मजाक पर समझिएगा आप। अब आप बता रहा हूं, आप कोई और ने किसी और ने नहीं बताया होगा तो मैं आपको बताता हूं। तो पंडित नेहरू जी आपके निधन पर वाजपेयी जी ने क्या कहा था? भारत माता आज दुख से तड़प रही है, उसने अपने लाडले राजकुमार को खो दिया है। मानवता भी आज दुखी है, इसने अपने भक्त को खो दिया है। शांति इसलिए बेचैन है कि उसका रक्षक अब नहीं रहा। दलितों ने अपना आश्रय और सहारा खो दिया है। आम आदमी उम्मीद की रोशनी गवा दी है, एक पर्दा गिर गया है। ये बात तो सही कही है। अटल जी वैसे तारीफ तो बहुत करते थे उनकी, ये बात तो सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पंडित जी आपने ना कुछ स्तर ऐसे पैदा कर दिए हैं ना, उन स्तरों को पार पाना बड़ा मुश्किल है। अब देखो ना, आप हमेशा मोदी जी को याद आते हैं, लेकिन आप में और मोदी जी में एक वैचारिक फासला है। वैचारिक फासला। अब देखिए नेहरू जी, आप तो संघ परिवार से थे नहीं, आप तो एकेडमिक्स रहे हैं, आप तो वकील भी रहे हैं, बैरिस्टर सुना पढ़ के आए थे लंदन से आप तो बड़ी बड़ी आपके पास डिग्रियां भी थी, और वो डिग्रियां प्रूवन है, मैं आपको बताऊं। दूसरी बात, मोदी जी तो आरएसएस के प्रचारक के रूप में थे, और वो वहां पर हिंदू राष्ट्र को बनाने का जो एक सारा जो चल रहा था प्रयास, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी थे। अब आरएसएस जो होता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में कांग्रेस को एक मुख्य बाधा भी मानता है। ये बात तो सही है। इसीलिए शायद हो सकता है कि क्योंकि पंडित जी ने इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। पंडित जी देखो, अगर आप हिंदू राष्ट्र बना देते तो क्या बुरा होता आपका, है? अब आपको क्या पता कि 75 सालों के बाद अब यही काम मोदी जी को करना पड़ेगा। अगर आप पहले कर देते तो आज हमको ये सब नहीं करना पड़ता ना, सुनना भी नहीं पड़ता। अब चलिए कोई बात नहीं। अब तो खैर देखा जाए तो ये वैचारिक फासला तो है। आप सेकुलर बने रह गए, और मोदी जी हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, और हिंदुओं को ऊपर लाने में काफी बड़ी वकालत होती है। दूसरी पंडित जी आप में और मोदी जी की सोच में भी काफी बड़ा अंतर है देखा जाए तो।
आपको याद बहुत करते हैं, लेकिन वो पंडित जी आपने तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, पता नहीं कहां कहां से जाके। डिग्री तो मोदी जी के पास भी है, ऐसी बात नहीं है, आप ये नहीं कह सकते डिग्री नहीं है, बिल्कुल डिग्रियां हैं। और उसकी वजह से प्रश्न चिन्ह भी कई बार उठते रहे हैं, खैर वो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन पंडित जी आपको इंग्लैंड में जाके पढ़ने की जरूरत क्या थी? आप भारत में भी पढ़ सकते थे, भारत में भी कॉलेज थे, पर आपको ना दिखाने की आदत थी पंडित जी कि आप विदेश से पढ़ के आए हो, जैसे महात्मा गांधी पढ़ के आए थे। ये आपको नहीं करना चाहिए था। अब दूसरी बात, अब पढ़ लिख गए तो किताबें क्यों लिख डाली आपने? भाई आपको मालूम है कि एक शख्स आए थे, क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि पंडित जी के अंदर जो पांडित्य है, बौद्धिक लचीलापन है और एक कैथोलिक माइंड है, और वो बड़े बड़े जो एजुकेशनिस्ट हैं वो उनके लिए ईर्ष्या का विषय है। अब मैंने कहा ना कि इनकी तो मुलाकात भी टैगोर जैसे लोगों से, आइंस्टाइन से, बर्टन रसल से, रोमियो रोलन से हुई थी। पंडित जी आपको क्या जरूरत क्या पड़ी थी, आप बताओ? आप सीधा सीधा गांव के टूर कर रहे थे ना, कभी आप इससे मिलने जाते हो, उससे मिलने जाते हो। अब आज के जमाने में तो उन जैसा कोई आदमी नहीं है जिससे जाके मिला जाए। अब कहां से प्रधानमंत्री मोदी जी जाके मिला है टैगोर से या आइंस्टाइन से, बर्टन रसल से, रोमियो रोला से? ये आपने गलती की, ये आपको नहीं करना चाहिए था। अब लेकिन पंडित जी आप फ्लेक्सिबल थे बहुत, आप चाय वाय पिलाते थे, कार्टूनिस्ट को बुला के, जो आपके खिलाफ लिखते थे उनको भी बुला रहे, मुझे पता लग गया, लिखा हुआ है। आप उनको बुला के चाय पिलाया करते थे, साथ में बिस्कुट भी खिलाते थे। पर आजकल मोदी जी परेशान है, मोदी जी बुलाते नहीं किसी को, तब किसको बुलाएंगे, किसको चाय पिलाएंगे? और आप नाम भी लेते थे कि मैं इसको बुला रहा हूं। अब ये सब चीजें बहुत सारी जो आप छोड़ गए हो ना, ये हमारे लिए अब कष्टकारी हो गई हैं। अब मैं भारत का एक आम नागरिक, अब 75 साल तो हो गए, अब मैं तो मोदी जी के राज में हूं, अब मैं तो अभी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूं, डिजिटल इंडिया है। वैसे डिजिटल इंडिया तो मतलब डिजिटल वर्ल्ड जैसे कहा गया, वो तो अमेरिका में भी है, कोरिया में भी है, जापान में भी है, चाइना में भी है, वियतनाम में भी है, दुनिया के सारे देशों में है। पर डिजिटल इंडिया, वैसे मोदी जी ने बहुत बार बताया कि भारत में बहुत पहले रिमोट सेंसिंग होती थी, प्लास्टिक सर्जरी होती थी, कंप्यूटर की तकनीकें थी, और पता नहीं क्या पेन ड्राइव के बारे में भी एक बार उन्होंने बात की थी। तो ऐसा नहीं है कि उनको भी ज्ञान नहीं है, उनको पूरा ज्ञान है। और दूसरी बात पंडित जी, आप बहुत ज्यादा उदारवादी भी थे। मैंने सुना आपको गुस्सा बड़ा आता था कई बार, लेकिन फिर आप ठंडे हो जाते थे। लेकिन मोदी जी, मोदी जी का पता नहीं मुझे गुस्सा आता नहीं आता, क्योंकि मोदी जी को मैंने देखा तो है। लेकिन हाँ, मोदी जी कभी कभी नेहरू जी की याद बहुत करते हैं, पूरे के पूरे आपके परिवारवाद को भी याद करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक जितना परिवारवाद हो सकता है उसको याद करते हैं। और वो कहते हैं कि परिवारवाद होना ही नहीं चाहिए। ये सारा परिवारवाद जो है ये देश के खिलाफ है, देश का दुश्मन है। पंडित जी किस लिए आपने इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद राजीव गांधी, और फिर उसके बाद राहुल गांधी, ये सारे, आप भी शादी नहीं करते तो कितना अच्छा होता ना, ना परिवार होता, ना आज परिवार का सारा परिवारवाद का कॉन्सेप्ट होता। अब क्या किया जाए साहब? पंडित जी आपने तो इतना तंग किया भारत को कि मैं बता नहीं सकता। अब रहने दीजिए ना, अब कम से कम देखो, बाकी तो कोई प्रधानमंत्री आपका नाम लेते नहीं थे। आई के गुजराल थे, देवगौड़ा थे, चरण सिंह थे, चंद्रशेखर थे, देवगौड़ा साहब थे, अटल जी थे, मनमोहन सिंह थे, वीपी सिंह थे, मोरारजी थे, वो आपका नाम नहीं लेते थे। पर मोदी जी आपका नाम लेते हैं और लेते रहेंगे, क्योंकि आपने परिवारवाद की शुरुआत की। और प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी लाल किले की प्राचीर से कहा कि परिवारवाद भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इस बार तो यहां तक कह दिया कि सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, अलग क्षेत्रों में भी परिवारवाद बुरा है। स्पोर्ट्स में, इंडस्ट्री में, बाकी भी किसी चीज में हो सकता है, फिल्मों में, हाँ याद आ गया, फिल्मों में भी तो होता है, किसी का बेटा कुछ बना, किसी की बेटी कुछ बनी। राज कपूर का खानदान है पूरा का पूरा, 4 उनकी तो जनरेशन हो गई है। खैर साहब, अब क्या करें। लेकिन पंडित जी आपने परेशान बहुत किया है। पंडित जी अगर आप भारत के प्रधानमंत्री ना होते तो हम लोग परेशान नहीं होते थे। आज पूरा भारत आपसे परेशान है, पूरे 140 करोड़ लोग पंडित जी आपसे परेशान हैं। आपके कर्म ही ऐसे हैं, ना किताबें लिखते,
ना पैदल चलते अमीरी छोड़ के, ना महल छोड़ के गरीब बन जाते, ना भारत के प्रधानमंत्री बनते, ना कुछ बाकी चीजें जो करते रहते थे नैम समिट का और वो सारा ना करते, ना अपनी कोई विदेश नीति बनाते, तो आज हमें उससे निपटना तो ना पड़ता। पर पंडित जी आप तो चले गए, लेकिन हमें मझधार में छोड़ गए हो। चलिए निपट लेंगे साहब जैसे तैसे, देखेंगे। अब तक निपट लिए तो आगे भी, पर अब थोड़ा सा पीछा छोड़ दीजिए, अब जाने दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए आप भी ऊपर बैठ के। इतने साल हो गए ना आपको, 1964 में ऊपर गए हो, तो थोड़ा आराम से बैठ जाओ ना ऊपर आप भी, बस। तो पंडित जी से हमने रिक्वेस्ट कर दी है कि अब पंडित जी आज के बाद तंग नहीं करेंगे, कोई बात भी नहीं करेंगे, और पंडित जी आज के बाद पीछा जो है सबका छोड़ देंगे आराम से। तो चलिए दोस्तों, पंडित जी ने पीछा छोड़ने का वादा कर लिया है। ये हमारी ओर से एक छोटी सी, क्या बोलते हैं, एक हास्य के पुट जैसी प्रस्तुति, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आपका साथ तो मिलना ही चाहिए कहीं ना कहीं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।